तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में गोरखा शासन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इंटरेक्शन बराबर बनाए रखें तो ही आपको समझ में भी आएगा और चीजें क्लियर भी होंगी। इसलिए दिमाग आपका बिल्कुल यहाँ बोर्ड पर होना चाहिए और जो आपको नोट्स दिए गए हैं उन पर भी आपका ध्यान होना चाहिए और इसे तरीके से समझिए। आज हम उत्तराखंड में जो गढ़वाल के सूबा है, 2 सूबाओं को हम कल वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बाकी बचे हुए 2-3 सूबा है, उन्हें हम इस वीडियो में खत्म करेंगे। 2 वीडियोस में उत्तराखंड में गोरखा शासन समाप्त हो जाएगा। मगर नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा वो बनेगा उत्तराखंड में गोरखाओं का प्रशासन। इस पर बनेगा 1 या 2 वीडियो प्रशासन से रिलेटेड होंगे, खत्म। और ये इतने ही बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक पेपरों के लिए। इससे ज्यादा फालतू कुछ बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो आज का जो मैंने कहा हमारा जो टॉपिक है उत्तराखंड में गोरखा शासन। मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि गोरखाओं ने गढ़वाल और कुमाऊं को 2 प्रांतों में डिवाइड किया, जिसे उन्होंने सूबा कहा है। और उस सूबे का जो प्रमुख था उसे कहा गया सूबा। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था गढ़वाल के सूबा। क्या चल रहा था बेटा? हाँ, गढ़वाल के सूबा या गढ़वाल में गोरखा शासन, ये चल रहा था बेटा, गोरखा शासन। ये हमारा कल का टॉपिक था जो हमने शुरू किया था, ठीक है। मगर इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हमारी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम बात कर रहे थे बाबू गढ़वाल में गोरखा शासन, इसकी बात कर रहे थे। हाँ, गोरखा शासनों में मैंने कहा था कि गढ़वाल को सूबे में बांट दिया गया और इसका प्रमुख होता था सूबा। कौन होता था? सूबा। पहला सूबा कौन लिखा बेटा आपने? अमर सिंह थापा को हम पढ़ चुके हैं, यानी अमर सिंह थापा। टाइम पीरियड क्या था बेटा? 1804। वो हम पढ़ चुके हैं। जिनको पढ़ना वो हमारा प्लेलिस्ट में जाए। जो समझ नहीं पा रहे वो प्लेलिस्ट में जाके, उत्तराखंड का इतिहास हमारा प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो है पिछली वीडियो को पढ़ लीजिएगा। दूसरे हमारे सूबा है, उनका नाम है, इन्हीं के बेटे हैं, बहुत बढ़िया, रणजोर थापा। इन्हीं के बेटे हैं ना? ठीक है। कितना समय रहे? 1804 से 5। क्या ये 2 बातें कल क्लियर हो चुकी कि नहीं? अब आज के जो तीसरे नंबर के हमारे सूबा हैं, इनका नाम है हस्तिदल चौतरिया। क्या नाम है बेटा? हस्तिदल चौतरिया। समय पीरियड क्या है इनका? 1805 से 1808। इनका यही समय पीरियड है। कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो भाई। देखो, सबसे बड़ी बात हस्तिदल चौतरिया के बारे में, ये कृषक प्रेमी थे। कैसे थे? कृषक प्रेमी व्यक्ति थे। कृषक प्रेमी व्यक्ति थे। अब अगर कृषक प्रेमी है तो थोड़ा बहुत कुछ तो किसानों की भलाई के लिए करेंगे कि नहीं? पहली बात क्या करी इन्होंने, कृषक प्रेमी होने के साथ एक काम इन्होंने क्या किया कि कृषकों से क्या लेना? लगान लेना बंद कर दिया था। भूमि के टैक्स के रूप में जो आपको टैक्स लिया जाता था उसे उन्होंने बंद करवा दिया था। तो क्या किया उन्होंने? कृषकों से, देखो, लगान और जो उत्पादन हो रहा है उसके टैक्स अलग चीज है। लगान मतलब है कि आपको अपने जमीन का टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे उसमें कुछ हो या ना हो। लगान, समझे कि नहीं? हाँ। तो कृषकों को उन्होंने क्या किया बाबू? कृषकों से लगान लेना बंद कर दिया। किया कि नहीं? लगान लेना बंद कर दिया। दूसरा काम इन्होंने ये किया, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम इन्होंने कृषकों के सुधार के लिए जो किया बेटा, वो था कि इन्होंने कृषकों को तकावी ऋण देने शुरू कर दिए थे। कैसे ऋण? तकावी। अभी तकावी ऋण क्या होता है? लगान को तो आप समझ गए, तकावी ऋण क्या होता है। देखो, अकाल के समय, अतिवृष्टि के समय ऊपर बारिश हो गई, आपकी किसी भी कारण से आपकी फसल नष्ट हो गई, अब आगे आप फसल का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, आप बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। यानी कृषकों को आपातकाल के लिए, अकाल के टाइम के लिए, किसी भी प्रकार के इमरजेंसी के लिए उन्होंने सरकारी ऋण देने शुरू किए, जिसे नाम दिया गया तकावी ऋण। क्या मेरी बात समझ रहे हो?
एक नोट आपको यहाँ पे जरूर लिखना चाहिए कि भारत में तकावी ऋण देने की शुरुआत किसने की थी? एमबीटी ने की थी। एमबीटी का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किस वंश का था? तुगलक वंश का शासक था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। 3 इंपॉर्टेंट काम इनके जमाने हुई। पहला काम ये था कि भाई ये कृषक प्रेमी थे। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? कृषकों से बोलो लगान लेना बंद किया। तीसरा इन्होंने क्या काम किया बेटा? तत्कावी ऋण लेने इन्होंने बंद कर दिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये तो इनकी अच्छाई थी। अब इनकी थोड़ा थोड़ा बुराइयों पर भी बात करते हैं कि इनके समय बुराइयां क्या हुई। इनके समय बुराई क्या हुई कि सबसे खतरनाक बुराई थी, इनके समय इंसानों को किसके रूप में बेचा जाता था बेटा? दास के रूप में बेचा जाता था। अब समस्या ये है कि दास के रूप में किसे बेचा जा रहा है? दास के रूप में उन लोगों को बेचा जाता था जो किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दे पाते थे। क्या ये बात क्लियर हो रही? जो लोग किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दे पाते थे उन्हें दासों के रूप में बेचा जाता था। अगर आप कीमत सुनोगे तो हंसी आएगी आपको। 10 से 15 रुपए 5 रुपए में इंसानों को बेचा जाता था। समझ रहे कि नहीं? जो किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दे पाता था। सबसे बुराई चीज। दूसरा इनके जमाने में क्या था कि इन इंसानों को बेचने के लिए हरिद्वार में हर की पैड़ी के निकट एक जगह पड़ती है भीमगोड़ा बैराज। अब बैराज है तब जगह नाम था भीमगोड़ा। क्या नाम था? भीमगोड़ा। और भीमगोड़ा में दासों की मंडी लगती थी। जैसे आज सब्जियों की मंडी लगती है ना, वैसे उस जमाने में दासों की मंडी। तो कितना बुरा है या नहीं? बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने दास प्रथा बंद करी और उसके बाद आप जानते हैं संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 जिसमें इंसानों को दासों के रूप में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने और उन्हें सख्त कानून के दायरे में रखा गया कि इंसानों को दासों के रूप में न बेचा जाएगा, न किसी को दास बनाया जाएगा। दास का मतलब होता नौकर बनाना। दास का मतलब नौकर। ऐसा नौकर भाई तुमने खरीद लिया तो उसके जीवन पर उसका अधिकार नहीं है। आपने उसे खरीद लिया, उसके जीवन पर अब आपका अधिकार है। कितना बुरा था कि नहीं? ठीक है। 2 काम हस्तिदल चौतरिया के जमाने में जो बुरे हुए वो ये, इंसानों को दास के रूप में बेचा जाता था और दास जहां पर बेचे जाते थे वो हरिद्वार की भीमगोड़ा नामक स्थान था। वहां पर आज बैराज बना हुआ, भीमगोड़ा बैराज बड़ा फेमस है। अच्छा, इनके समय एक और काम क्या हुआ। इनके समय मोलाराम तोमर, नाम सुना है? प्रसिद्ध चित्रकार थे ना। मोलाराम तोमर ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था रण बहादुर चंद्रिका। किसके नाम पर थी ये? रणजोर थापा के नाम पर उन्होंने रण बहादुर चंद्रिका की रचना की थी। कल वाले वीडियो में हमने बताया था कि मोलाराम ने रण बहादुर को दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। क्या ये 3 काम आपको समझ में आ गए? ये थे बाबू हस्तिदल चौतरिया। क्या नाम है? अच्छा, अब अगले सुब्बा है हमारे पास। हस्तिदल खत्म हो जाएंगे। अब अच्छा, गए क्यों ये? एक्चुअली में इनको भेजा गया कांगड़ा विजय करने के लिए। सिरमौर की तरफ तो अमर सिंह थापा थे और कांगड़ा विजय इनको भेज दिया गया, मगर वहां कांगड़ा विजय सफल नहीं कर पाई, वहां जीत नहीं पाए। इसलिए नेपाल सरकार ने इनको वापस बुला दिया। और अब चौथे नंबर के जो सुब्बा आएंगे उनका नाम है भैरव थापा। क्या नाम है बेटा? हाँ, नाम ही खतरनाक है कि नहीं? भैरव थापा। देखो अब भाई भैरव थापा का समय पीरियड क्या है बेटा? बोलो भाई। 1808 से 1811, ये टाइम पीरियड है भैरव सिंह थापा। नाम से ही लग रहा खतरनाक आदमी होगा। 1 नंबर का अत्याचारी शासक, 1 नंबर का विलासी शासक। विलासी मतलब समझते हो ना, गंदी भाषा में बोले तो अय्याश आदमी। 1 नंबर का विलासी शासक, 1 नंबर का क्रूर शासक। जब अत्याचारी है तो क्रूर भी होगा ही। बहुत क्रूर व्यक्ति था। अब जब क्रूर था तो इसकी शिकायत करी एक आदमी ने। किसने? मोलाराम तोमर ने। भैरव सिंह थापा की शिकायत मोलाराम तोमर ने किससे की बेटा? नेपाल सरकार से की। किससे की? नेपाल सरकार से की कि भैया ऐसा है, ये जो व्यक्ति है भैरव थापा,
बहुत क्रूर है, जनता पर भयंकर अत्याचार कर रहा है। आप जरा इसे समझाइए या तो वापस बुलाइए। ये बात पता चल गई भैरव थापा को, क्योंकि वहां से मैसेज आया होगा, फोन तो तब था नहीं, तो संदेश आया होगा उस दौर में। और जब संदेश आया होगा तो भैरव सिंह थापा ने मोलाराम तोमर को बहुत प्रताड़ित किया, बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, मतलब जीना दूभर कर दिया मोलाराम तोमर का। और इनको जो जागीर दी गई थी गोरखाओं की तरफ से, उन जागीरों को वापस छीन लिया। किसने? भैरव थापा ने। क्या किया? मोलाराम की जागीरों को, बोलो भाई, वापस ले लिया। किसने? भैरव थापा ने। ठीक है। एक इसके जमाने में इंपॉर्टेंट काम भी हुआ। चीड़ के पेड़ों से, चीड़ के पेड़ जानते बेटा? हाँ, चीड़ के पेड़ों से क्या? तारपीन का तारपीन निकालना प्रारंभ किया हो गया। तारपीन का तेल जानते हो ना? तो तारपीन निकालना प्रारंभ हुआ चीड़ के पेड़ों से। किसके समय? भैरव सिंह थापा। यही 3 इंपॉर्टेंट काम हुए किसके जमाने में बेटा? बोलो भाई, भैरव सिंह थापा, भैरव थापा के। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। अब आओ अगले 5वें नंबर के सुब्बा, जो कि अंतिम और प्रसिद्ध सुब्बा थे गढ़वाल के। क्या नाम था? शाबाश, काजी बहादुर भंडारी। ठीक है। समय पीरियड एक ही साल मात्र, 1811 से 1812, 1 साल समय। नाम है काजी बहादुर भंडारी। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया कि इन्होंने भू व्यवस्था में सुधार किया। किसमें सुधार किया बेटा? अब इधर लिख लेते हैं, हम इधर लिख लेते हैं काजी बहादुर को। इन्होंने क्या किया बेटा? भू व्यवस्था में सुधार किया। अब भू व्यवस्था में सुधार कैसे किया, इसको आपको समझना चाहिए। एक्चुअली ये होता था कि जो गोरखा लोग थे वो गांव से एक मुश्त टैक्स लेते थे। मतलब ये नहीं था कि अगर आपके उपजाऊ है तो ज्यादा दे दो, या उपजाऊ कम है तो कम दो टैक्स। आप समझ रहे? लेकिन अंग्रेज भी ऐसे लेते थे, कम उपजाऊ से कम, ज्यादा से ज्यादा। हमारे लोग भी ऐसे लेते थे, कम उपजाऊ से कम और ज्यादा उपजाऊ है तो उससे ज्यादा। गोरखा ऐसा नहीं करते थे। गांव में फिक्स कर दिया कि भैया इतना टैक्स दे दो। अब चाहे आपके यहाँ जमीन ज्यादा हो, उत्पादन ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उनको मतलब नहीं। अब सोचो, जिनके उत्पादन कम है, टैक्स आप ज्यादा ले रहे हो तो भी बुरा है, क्योंकि आपने एक रेट कर दी ना, एक ही लट्ठे से सबको आंक रहे। और जिनके यहाँ उत्पादन बढ़िया हो रहा है उनके यहां से तो उस हिसाब से कम ही जा रहा है। तो ये काजी बहादुर भंडारी ने सोचा कि भाई मुझे भू व्यवस्था में, भू व्यवस्था कैसी, यानी भूमि को आप टैक्स किस हिसाब से लेंगे, उसके लिए उन्होंने भू व्यवस्था में सुधार किया। ठीक है। अब सुधार का कारण क्या था कि इनके जमाने में, इनके क्या, पूरे गोरखाओं के शासनकाल में जो गोरखा सैनिक थे वो जनता से मनमाने रूप में एक टैक्स लेते थे जिसका नाम था बलिकर। क्या नाम था बेटा? बलिकर। ये चल रहा है बेटा? ये चल रहा, देखो तो। ठीक है। वो कौन सा टैक्स लेते थे? बलिकर, मनमाने रूप में लेते थे। अब इसकी शिकायत बड़ी गांव के लोग करते थे, जनता करती थी कि भाई ये बिना बात के बलिकर ले लेते हैं। और इस बलिकर ऐसा था जिस पर कोई निर्धारित टैक्स नहीं था, इतना लेंगे, इतना भी ले लो। तो काजी बहादुर भंडारी ने जमीन को उर्वरकता के आधार पर 5 भागों में बांटा। किस आधार पर बेटा? बोलो, उर्वरता के आधार पर। हाँ, आधार पर जमीन को यानी भूमि को, जमीन को यानी भूमि को 5 भागों में बांटा। ठीक है बेटा? 5 भागों में बांटा। पहला क्या था बेटा? सबसे बढ़िया भूमि, जिसे कहा जाता था अब्बल या अबल, जो भी तुम बोलो, अब्बल कहते थे। अब्बल मतलब बहुत बढ़िया। ठीक है। दूसरी क्या थी बेटा? दम, दूसरे नंबर की थी दम। तीसरी सोम, चौथी चाहर, और 5वीं सूख बांसी। ये सबसे बेकार भूमि थी। सबसे बढ़िया भूमि क्या थी बेटा? जोर से बोलो। उसके बाद फिर हाँ, अब टैक्स भी कैसा निर्धारित होगा?
अव्वल कौन सी भूमि होगी? जहां बढ़िया सी फसल उत्पादन हो रहा होगा, समझे कि नहीं? तो यहां से आप क्या लोगे? टैक्स ज्यादा लोगे, फिर यहां से थोड़ा कम, या थोड़ा कम, या थोड़ा कम, या सबसे कम। तो सबसे ज्यादा टैक्स किससे लिया जा रहा है? और सबसे कम टैक्स किससे लिया जा रहा है? सुखवासी से। कर दिया भूमि को व्यवस्था, बोलो। ये सबसे बड़ा काम किया काजी बहादुर भंडारी ने। उसने जो है भूमि को डिवाइड कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जनता में जो असंतोष फैल रहा था अब वो खत्म हो गया। जिसका उत्पादन ज्यादा उस पे ज्यादा टैक्स, जिसका उत्पादन कम उस पे कम टैक्स। क्या ये क्लियर हुई बात? तो काजी बहादुर भंडारी को भू व्यवस्था के लिए याद रखा जाता है, जबकि खेती में सुधार करने के लिए एक और नाम आता है कृषकों की, खेती में नहीं, कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए नाम आता है हस्तीदल चौतरिया का। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने कृषकों के लिए और भूमि के लिए काम किया। अब ये भी भूमि के लिए जो काम हो वो भी ऑटोमेटिक कृषकों के लिए अच्छा काम था, है या नहीं? अब प्रश्न पूछने के आजकल तरीके बदल रहे। इनमें से कौन सा सुब्बा कृषक प्रेमी था, या इनमें से कौन सा सुब्बा कृषक प्रेमी नहीं था? ऐसे भी अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह पूछा जा सकता है कि किस सुब्बा ने भूमि को अव्वल, दम, सोम, चाहर या शोकबासी में बांटा। या इन्हीं चार ऑप्शन निकाल के बोल देगा इनमें से बताओ सबसे बढ़िया भूमि कौन थी, सबसे उत्तम प्रकार की भूमि कौन थी। ऑप्शन दे दिया अव्वल, दम, सोम और चाहर। क्लियर हुआ कि नहीं? या बोल दिया इनमें सबसे बेकार कौन थी, ऑप्शन दे दिया दम, सोम, चाहर और शोकबासी। बोल दिया सबसे बेकार प्रकार की भूमि कौन थी। क्लियर हुई बात? तो ये काम किया काजी बहादुर भंडारी ने। क्या क्लियर हुई? अच्छा, अब अगले पॉइंट पर आते बैठो कि और क्या काम हुई इस समय। देखो भाई, मोलाराम तोमर, उनकी स्थिति बिल्कुल गड़बड़ सड़बड़ी चल रही है। उनको नेपाल सरकार से 1 रुपया मिलता था बेटा। कितना रुपया? 1 रुपया पर डे मिलता था। किसको? मोलाराम तोमर। अब उसको कितना कर दिया? 8 आना। 8 आना किसे कहते हैं रे? 50 पैसे को। देखो 4 आना व 54 जिसे बोलते 25 पैसे को। 8 आना किसे कहते हैं? 50 पैसे को। ठीक है, 12 आना 75 पैसा, फिर 1 रुपया तो हो ही गया। ठीक है, तो 8 आना कर दिया उन्होंने उनकी जो है वो कम कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गढ़वाल में गोरखाओं का प्रमुख शासन व्यवस्था की बात करी। क्या क्या पढ़ा बताइए तो जरा। हमने सबसे ऊपर पढ़ा अमरसिंह थापा को 1804, रणजोड़ थापा 1804 से 5, थर्ड नंबर पर हस्तीदल चौतरिया 1805 से 8, भैरव थापा 8 से 11, काजी बहादुर भंडारी 11 से 12। हमने इन सब महत्वपूर्ण जो गढ़वाल के सूबा रहे, इनके महत्वपूर्ण काम क्या रहे, इस पर तो हमने बात कर दी। क्लियर है कि नहीं? ठीक। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर एक बात बताओ, ये तो 12 तक हुई ना बात। अब अंग्रेजों ने गोरखाओं को तो 1815-16 में हराया, तो तब तक कौन रहा गढ़वाल का सूबा? ये पॉइंट है कि नहीं? अच्छा, तब तक कौन रहा गढ़वाल का सूबा, इस बात को जरा समझें। एक्चुअली ये हुआ कि अंतिम सूबा हुए काजी बहादुर भंडारी। इसके बाद 1812 से लेकर के और 15 तक, तो कितने साल मान ले? 13, 14, 15, करीब 2-3 साल, 3 साल मान के चल लो। तो इस दौरान गढ़वाल पर कोई प्रसिद्ध सूबा नहीं बैठा, कोई ऐसा बंदा नहीं कि जो सूबा रहा हो। किसी भी बड़े सैनिक अधिकारी या कर्मचारी को सूबा का पद दे देते थे, लेकिन वो नेपाल सरकार द्वारा दिया नहीं माना जाता था। और वो जो लोग होते थे वो होते थे अमरसिंह थापा के चहेते। किसके? बिल्कुल चहेते, मतलब समझते हो ना, मतलब जो जिन्हें वो पसंद करते थे। अमरसिंह थापा के चहेते, क्योंकि सबसे बड़ा नाम था अमरसिंह थापा का। तो अगर आप इतिहास की किताबों में देखोगे तो लिखा हुआ है 1812 से 15 का जो दौर था वो अमरसिंह थापा के चहेतों का दौर था। इन्हें अलग अलग करीब 6-7 लोग अलग अलग रहे, मैंने उनका नाम बिल्कुल भी नहीं लिखा, कोई काम के नहीं है। अमरसिंह थापा के चहेतों का शासन रहा 1812 से 15 तक, और उन्हीं ने गढ़वाल पर शासन किया। ठीक है, क्योंकि भाई सबसे बड़ा नाम गढ़वाल में जो था, गढ़वाल कुमाऊं में, उनका नाम था अमरसिंह थापा का। इतने बड़ा, फिर उनका बेटा उनके साथ रणजोड़ थापा बहुत बड़ा व्यक्ति था, दोनों बहुत बहादुर थे, इसलिए उन्हीं के इशारे पर यह सारा काम हो रहा था। तो इसलिए इस दौर में अमरसिंह थापा के चहेतों ने शासन किया। 7-8 लोग रहे, उनका मैंने पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा। क्लियर हुई बात? तो उन्होंने शासन किया ना, उन्होंने कोई बड़ा काम किया इस दौर में। और फिर 1815 में क्या हुआ? अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं पर आक्रमण किया और इस तरीके से गोरखाओं की जो सत्ता थी वो छीन दी अंग्रेजों ने। ठीक है,
तो ये हमने आज वाले जो वीडियो में पढ़ा गढ़वाल में गोरखा शासन। अब कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गढ़वाल में कुमाऊं में गोरखा शासन, यानी जो कुमाऊं के जो सूबा थे उनके बारे में पढ़ेंगे, कितने सूबा हुए, उन्होंने क्या क्या काम किया, उन सब के बारे में हम कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है? ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।